नमस्कार, मैं आप लोगों के समक्ष आज सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत मैं ये बताना चाहूंगा कि इस सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी इसकी नगरीय व्यवस्था, और ऐसा माना जाता है कि यह भारत वर्ष की सबसे सुसंगठित नगर पद्धति के आधार पर इसकी नगर योजना थी। और नगरीय योजना के अंतर्गत इन्होंने जितने भी भवनों का या दूसरे इमारतों का या सड़कों का या नालियों का जो भी निर्माण किया, ये लोग ईंटों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते थे। और इन ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। और इन ईंटों को इन्होंने अलग अलग वर्गों में बांटा था। पहली कच्ची ईंट, इसका प्रयोग ये चबूतरा बनाने या नालियों बनाने में करते थे। नंबर 2 पक्की ईंट, और पक्की ईंटों का ये भवन निर्माण, दुर्ग निर्माण इत्यादि कामों में ये पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। नंबर 3 फलीदार ईंट। इन ईंटों का प्रयोग सिर्फ हमें काली बंग या काली बंगन जिसे हम कहते हैं, वहां पर एक फर्श में इन ईंटों का प्रयोग हमें मिलता है। नंबर 4 अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंटों का भी ये फर्श इत्यादि में प्रयोग करते थे। नंबर 5 एल आकार की ईंट। इन ईंटों का प्रयोग के भवन निर्माण में कोनों पर नालियां बनाने या सड़कों के चौराहे बनाने में ये एल आकार की ईंटों का प्रयोग करते थे। अब मैं वर्णन करना चाहूंगा इस सभ्यता के लोगों का नगर नियोजन। खुदाइयों से जो भी हमें अवशेष मिले हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ के नगरों का नियोजन बहुत ही सोच समझ करके एक सुनिश्चित पद्धति के अनुसार करते थे। और इस पद्धति को ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति के नाम से जाना जाते थे। इनके सारे के सारे नगर सुव्यवस्थित होते थे। सबसे पहले ये किसी भी नगर के निर्माण के लिए स्थान का चयन करते थे, और वहां बहुत ही चौड़ी सड़कों का निर्माण पहले करते थे। और ये सड़कें आपस में 90 डिग्री पर बढ़ती थी। और इन चौड़ी सड़कों को राजपथ कह करके पुकारा जाता था। और उसके पश्चात इनके मध्य भाग में
कम चौड़ाई की सड़कें बनाई जाती थी और उसके बीच में ये सुनियोजित ढंग से मकानों का निर्माण करते थे। और भवन निर्माण में इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता था कि हर भवन की कम से कम एक दीवार किसी सड़क के तरफ आनी चाहिए, ताकि उस भवन से निकलने वाला जल उस सड़क से बनने वाली नालियों में वहां का पानी आ सके। और इस नगरीय व्यवस्था में भवन निर्माण के साथ साथ नालियों की एक सुनियोजित प्रणाली थी। घरों से पानी नालियों में आता था, नालियों से पूरे शहर का पानी इकट्ठे होता था और उसके बाद पूरे शहर का पानी किसी एक बड़े नाले में गिरता था। भवन और इसकी सड़कें सुनियोजित होती थी। सड़कें जो बड़ी बड़ी सड़कें जिनको हम राजपथ के नाम से जानते हैं, ये सड़कें 10 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी होती थी। सड़कों में चौड़ाई की सुंदर व्यवस्था थी। ये सड़कें आपस में 90 डिग्री पर काटती थी और उन चौराहों पर बिजली की या लाइट की सुंदर व्यवस्था होती थी। तो ये तो था इस सभ्यता के नगर नियोजन। उसके बाद इस सभ्यता की में जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है सामाजिक। इनका सामाजिक जीवन बहुत ही उच्च कोटि का था। समाज में सभी लोग परस्पर मातृभाव या प्रेम भाव से रहते थे। समाज की प्राथमिक इकाई परिवार थी और इनके बड़े बड़े घरों को देख करके इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि निस्संदेह इस सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रणाली रही होगी, जहां माता पिता बच्चों के साथ साथ चाचा चाची और भतीजे भतीजी भी रहते होंगे। और इनका समाज बहुत ही उच्च कोटि का था। दूसरे विशेषता के अंतर्गत मैं इनके आर्थिक जीवन का वर्णन करना चाहूंगा। इनका आर्थिक जीवन भी बहुत ही सुव्यवस्थित और सुदृढ़ था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि ये लोग, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था और कृषि में बहुत सारे अवशेष ऐसे मिले हैं जहां ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हलों का प्रयोग करते थे। और ऐसा भी अवशेष प्राप्त हुए हैं कि ये लोग पशु पालन भी करते थे। तो आर्थिक जीवन और उसके बाद मैं इनका कला और साहित्य के विषय में बताना चाहूंगा। ये लोग वास्तुकला के लिए बहुत ही ज्यादा निपुण थे और वास्तुकला सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार का मिलना या इसी सभ्यता में एक विशाल अन्न के भंडार का मिलना इस ओर इशारा करता है कि ये लोग वास्तुकला में बहुत ही ज्यादा निपुण थे। बहुत सारे लोग मणके बनाने का काम करते थे। काली बंगन में चूड़ियां प्रचुर मात्रा में बनाई जाती थी और ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिले हैं जो इस
ओर इंगित करते हैं कि इस सभ्यता के लोग मनकों का प्रचुर मात्रा में निर्माण करते हैं और इस सभ्यता में मातृदेवी का मिलना या मूर्ति का मिलना या नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति का मिलना इस ओर इशारा करते हैं कि इस सभ्यता के लोग बहुत ही ज्यादा कला प्रेमी थे और उन्होंने अपनी इस कला का काफी ज्यादा विस्तार किया। उसके बाद अंत में मैं इस चीज पर विशेष बल देना चाहूंगा कि इस सभ्यता के लोग जब भी इनका कोई पूर्वज या कोई बूढ़ा व्यक्ति मरता था तो ये अपने मृत व्यक्तियों का 3 प्रकार से शवों का निपटारा करता था। पहली विधि के अनुसार मृत व्यक्ति को जलाया जाता था और जलने के बाद जो राख बचती थी उसको किसी मिट्टी के बर्तन में ये उसको बंद करके उसे जमीन में दफनाते थे। दूसरी विधि के अनुसार ये अपने मृत व्यक्ति को जमीन में दफना देते थे और तीसरी विधि के अनुसार ये मृत व्यक्ति के शव को किसी खुले स्थान पर फेंक देते थे और जब कोई जंगली जानवर या पशु को उसके मांस को खा लेते थे उसके हड्डियों के ढांचे को ये मिट्टी में दफना देते थे। तो ये था मेरा आज का विषय। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।